हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो जेई पे जीत सीरीज में आज का हमारा लेक्चर होने वाला है ऑन हाइपरबोला कंसेप्ट एड ऑन, यानी सेकंड लेक्चर है ऐसा मैं बताना चाहूंगा। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है हाइपरबोला का, जहां पे हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, तो जरूर जाकर देख लो। अब हाइपरबोला की एक खास बात बताना चाहूंगा, अगर आपने इलिप्स चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है तो ये यहाँ पे जो आपका हाइपरबोला चैप्टर है ऑलमोस्ट 80 to 90% सिमिलर है। ठीक है, 80-90% आपका काम वहीं हो जाएगा, सिर्फ प्लस माइनस का खेल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो क्या आज के टॉपिक्स होने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन मेन टॉपिक देखो ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट एंड पोजीशन ऑफ अ लाइन क्या है। ठीक है, टेंजेंट कहां पे होता है? देखो इस तरह से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। हाइपरबोला के लिए ये टेंजेंट हो गया, उसके परपेंडिकुलर उसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मैं 90 डिग्री से ये ड्रॉ कर दूं तो उसे क्या कहेंगे? नॉर्मल कहेंगे। तो दिस इज टेंजेंट, दिस इज नॉर्मल। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एक नोट है। ठीक है, जब हम पोजीशन ऑफ लाइन की बात करेंगे तो एक नोट है जो आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट क्या है। जैसा हमने अदर कोनिक्स में पढ़ा, यानी कि सर्कल्स में पढ़ा, पैराबोला में पढ़ा, एलिप्स में पढ़ा, जहां पे वहां जो चैप्टर्स हमने पढ़े उसमें पोजीशन ऑफ पॉइंट कैसे करते थे। अगर आपके पास कोई कर्व की इक्वेशन है, ये क्या है? हमारा हाइपरबोला है। ठीक है, हाइपरबोला है या कोई भी कोनिक है, तो अगर आपको किसी पॉइंट की पोजीशन पता करनी है तो क्या करेंगे आप? उसी कर्व के अंदर मान लो कोई पॉइंट आप P पुट कर दोगे। लेट्स से यहां पे पॉइंट P XY है, तो आपने क्या किया? इस पॉइंट को यहां पे पुट कर दिया। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? S1 कहेंगे। जब भी आप किसी पॉइंट को कर्व के अंदर पुट करते हैं हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? S1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर वैल्यू जो है पॉइंट पुट करने पे वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो हमारा पॉइंट है आउटसाइड है। अब ये सारे जो डिस्कशन है एकदम कॉपी पेस्ट डिस्कशन है, तो ज्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपरबोला के लिए इनसाइड क्या है, इंटीरियर रीजन क्या है, आउटसाइड वाला रीजन क्या है। सबसे पहले देखो ये कर्व के जो इस तरफ आपको दिख रहा है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करते जाऊं तो ये जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है, ये जो रीजन है उसे इनसाइड रीजन कहेंगे, यानी इंटीरियर रीजन कहेंगे। इस तरफ का एरिया भी एंड इस तरफ का एरिया भी इंटीरियर रीजन होगा। ठीक है, दोनों की बैक की तरफ यानी ये जो पोर्शन है उसे कौन सा कहेंगे? आउटसाइड रीजन कहेंगे या फिर एक्सटीरियर रीजन कहेंगे। तो अगर पॉइंट यहां पे है तो कौन सा पॉइंट है? आउटसाइड पॉइंट है। क्लियर हो गया सबको? इतना सबको क्लियर होना चाहिए। अगर पॉइंट यहां पे है, एग्जैक्ट अगर पॉइंट यहां पे है या फिर यहां पे है, ठीक है, हाइपरबोला के ऊपर आपको पॉइंट दिख रहा है, तो वैल्यू कैसी होनी चाहिए? S1 इक्वल्स टू 0, यानी पॉइंट पुट करोगे तो 0 वैल्यू दे देगा। तो अब पॉइंट कहां पे होगा? ऑन दी हाइपरबोला, ऑन दी हाइपरबोला, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से अगर S1 लेस देन 0 है तो आपका जो पॉइंट है वो कहां पे होगा? ठीक है, तो ये P मान लो, इसे पॉइंट Q मान लो और इसे पॉइंट R मान लो। ठीक है, R पॉइंट यहाँ पे इनसाइड भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर S1 ये R पॉइंट अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे लेस देन 0 आ गया तो इनसाइड दी हाइपरबोला। इतना क्लियर होना चाहिए। तो ये तो हो गई पोजीशन ऑफ अ पॉइंट की बात, इसमें ज्यादा कुछ क्वेश्चंस हम नहीं करेंगे, सीधा बढ़ते हैं पोजीशन ऑफ अ लाइन की तरफ। पोजीशन ऑफ लाइन भी हम 3 हिस्सों में समझेंगे। देखो पोजीशन ऑफ लाइन समझने के लिए सबसे पहले 2 चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपका कर्व क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लो कोई कर्व मैं मान लेता हूं यहां पे x² - y² b² इक्वल्स टू 1, ये आपका हाइपरबोला है। और अगर आपके पास कोई लाइन है, एक तो आपके पास ये होना चाहिए कर्व और लाइन L मान लो, लाइन L की इक्वेशन मान लो ax + by
प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। तो पोजीशन ऑफ लाइन कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले आपकी पॉसिबिलिटी ये है कि लाइन जो है हमारी वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो। कैसी लाइन हो? इंटरसेक्टिंग लाइन हो। ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कैसे हो सकता है? मान लो इस तरह से दो पॉइंट में इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसे आप कॉर्ड भी मान सकते हो, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। ये भी एक इस तरह से लाइन हो सकती है। कैसे? हाइपरबोला के एक पोर्शन में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, दूसरे पोर्शन में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे कैसे हो सकती है? एक पोर्शन में दोनों जगह, या अलग अलग पोर्शन में एक एक पॉइंट में इंटरसेक्शन करे, ठीक है। दूसरा पोजीशन है कि लाइन हमारी टेंजेंट हो, लेकिन कंडीशन तो पता होनी चाहिए। कैसे मैं मान लूं कि ये टेंजेंट होगी, ये इंटरसेक्शन लाइन होनी? कुछ कंडीशन तो पता होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे S1 इक्वल ग्रेटर देन 0 कर दे तो बोल देते आउटसाइड है पॉइंट, पोजीशन पता कर ली। यहां पे क्या कंडीशन है? तो जैसे इलिप्स में डिस्कस किया था, देखो अगर आप S और L को सॉल्व करोगे, इन दोनों को सॉल्व कर दोगे, सॉल्व करने के बाद आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। अब हमें पता है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है तो आप उसके रूट्स निकाल सकते हो। रूट्स कैसे निकालेंगे? यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट डी। आप क्या निकालोगे? डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल दो। क्या निकालना है? डिस्क्रिमिनेंट डी। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, डी की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो हमें पता है कि जो उसके रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट की ग्रेटर देन 0 वैल्यू है तो रूट्स होंगे, तो दो रूट्स होंगे। तो दो रूट्स तो पता है हमें कैसे होंगे? जब लाइन इंटरसेक्ट करेगी इस तरह से तो दो पॉइंट मिलेंगे। तो कंडीशन क्या हो गई कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आ गई ग्रेटर देन 0, तो आपकी जो लाइन है वो क्या करेगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी दो पॉइंट्स में। अब आपको यह भी पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू एग्जैक्टली 0 आ गई, इसका मतलब रूट्स हैं, इक्वेशन के रूट्स हैं दो, लेकिन कैसे हैं? दोनों सेम हैं। तो हमें क्या मिलेगा? टेंजेंट मिलेगा। यहां पे इस तरह से देखो क्या मिलेगा? एक टेंजेंट मिलेगा जो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, क्योंकि एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा d इक्वल्स टू 0 की वजह से। अब आप सोचोगे कि सर यहां पे तो क्या है, एक यहां पे भी पॉइंट मिल रहा है, यहां पे भी पॉइंट मिल रहा है, तो हमें तो क्या मिल रहा है? यहां पे दो टेंजेंट मिल रहे हैं। हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन कब? आपकी लाइन तो एक ही है ना, लाइन एक ही है, d इक्वल्स टू 0 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिलेगा। आप यहाँ पे दो पॉइंट्स ऐसे नहीं सोच सकते। क्लियर हो गया? क्योंकि ऐसे तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स आप क्रिएट कर सकते हो कर्व के ऊपर। तो d इक्वल्स टू 0 के लिए आपको क्या मिलेगा? टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। एक और तीसरी नोट है, लेकिन थर्ड जो समझ लेते, थर्ड पोर्शन क्या है कि इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है आपकी लाइन, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। जब नॉन इंटरसेक्टिंग कब होगा? जब d इज लेस देन 0 होगा। व्हेन d इज लेस देन 0, यानी इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, रूट्स होंगे ही नहीं, तो आपकी लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी कहीं पे, ना इस पोर्शन पे ना उस पोर्शन पे। तो समरी क्या निकल के आई? ग्रेटर देन 0 लाइन इक्वल टू 0 टेंजेंट, और लेस देन 0 यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। सेम कॉपी पेस्ट डिस्कशन हो रहा है। अब नई बात क्या है? ठीक है, हमने तो तीन चीजें डिस्कस की, यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि सर ऐसा नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे अब जो ग्रीन लाइन से जो मैं करने वाला हूं वो कभी पॉसिबल नहीं होगा। आप सोच रहे होगे कि सर यहां पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं इस तरह से, और वो यहां पे भी टेंजेंट बना दे, इस तरह का टेंजेंट क्रिएट हो जाए कभी, यानी दो पॉइंट मिल रहे हैं मुझे, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये एक क्या है, इन दोनों का सॉल्यूशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कभी भी दो से ज्यादा रूट्स आपको मिलेंगे नहीं। क्लियर है? दो से ज्यादा रूट्स नहीं मिलेंगे। तो आप क्लियरली देखो ना कि अगर एक लाइन टच कर रही है, सिर्फ यहां पे टच कर रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू 0 है, तो एक ही पॉइंट मिलना चाहिए। तो ये क्या है? ये पोजीशन उसकी गलत है, ठीक है। तो आपको हमेशा नोट याद रखनी है कि अगर एक पोर्शन पे टेंजेंट है एक पॉइंट पे, तो वहां पे कभी भी टेंजेंट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, ग्रीन लाइन रॉन्ग है, इसीलिए मैं उसको इरेज कर देता हूं।
इतनी चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है, हमेशा याद रखना। दूसरी नोट है, देखो सबसे पहले हमने लिखी है लाइन विल नेवर कट अ हाइपरबोला। लाइन क्या करेगी, कभी हाइपरबोला को कट नहीं करेगी, और एनी 2 डिग्री कर्व मोर देन 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक चीज ये भी पता होनी चाहिए, इससे क्या साबित होगा, देखो इसी पॉइंट में यहीं पे डिस्कस करते हैं। जैसे देखो आपने क्या किया, यहां पे इस तरह से एक लाइन ऐसे खींची, देखना यहां पे आपने 2 पॉइंट्स में खींचने की कोशिश की, यहां पे इस तरह से आपने सोचा, और यहां पे आपका हाइपरबोला एक मान लो इस तरह से है, ठीक है। यहां पे आपकी फिगर ड्रॉ नहीं होगी, मैं इस तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो इस तरह से आपके पास हाइपरबोला है, ठीक है, और आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की। इस पॉइंट का फर्स्ट का मतलब क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट का रीजन है। देखो आपने इस तरह से लाइन की जो एक पोर्शन को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, फिर यहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ना ये टेंजेंट यहां पे टेंजेंट बनाएगा, ना ये टेंजेंट यहां पे 2 पॉइंट में इंटरसेक्शन करेगा। इंटरसेक्ट करेगा तो 3 पॉइंट हो गए, और हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोर देन 2 से ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे ही नहीं। इतना क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या बना, टेंजेंट लाइन टू द वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला विल नेवर कट और टच, ना कट करेगी ना टच करेगी। तो यहीं पे आप समझ सकते हो कि ये जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, ना टच करेगी ना कट करेगी। ये हमेशा याद रखो, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गई हमारे पोजीशन ऑफ अ लाइन की बात, जहां पे हमने सबसे पहले क्या समझा, ये समझा टेंजेंट समझा। लेकिन टेंजेंट मैंने मान तो लिया d इक्वल्स टू 0 है, लेकिन प्रैक्टिकली इसका यूज कैसे करेंगे। प्रैक्टिकली यूज ये है, समझना अच्छे से, प्रैक्टिकली यूज ये है कि आपको कंडीशन टू टेंजेंसी पता होनी चाहिए। भाई कंडीशन टू टेंजेंसी क्या है, इलिप्स के अंदर क्या थी याद करो। इलिप्स के अंदर याद करवाता हूं मैं आपको, इलिप्स के अंदर कंडीशन थी c इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये कंडीशन टू टेंजेंसी थी, ठीक है, इलिप्स के लिए। लेकिन हाइपरबोला में क्या है, आपको माइनस साइन बस दे देना है, तो रिप्लेस कर देना है बी स्क्वायर को माइनस बी स्क्वायर के साथ। तो यहां पे कंडीशन टू टेंजेंसी बनेगी रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस इतना ही है, याद रखना है आपको। अगर इलिप्स समझ लिया है तो यहाँ पे तो बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी याद रखनी है, बी स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है माइनस बी स्क्वायर के साथ। तो मुझे क्या पता चल जाएगा, कंडीशन टू टेंजेंसी। ये वेर सी क्या है, सी क्या है आपके पास, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है लाइन का। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां पे ये लाइन के अंदर जो कंडीशन टू टेंजेंसी c की कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो इसके बराबर आप पुट कर दो, तो मैं मान लूंगा मेरी जो लाइन है वो टेंजेंट के बराबर है, ठीक है। तो इतना क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं एक सिंपल सा। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक जो लाइन है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस लैम्बडा, क्या गिवन है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस लैम्बडा टचेस द हाइपरबोला। तो क्या बोल सकता हूं, टेंजेंट है ये, टेंजेंट टू कहां पे है, टेंजेंट इस इक्वेशन को पहले तो सिंप्लीफाई कर दो। हाइपरबोला का इक्वेशन है, कैसे लिख सकते हो इसको, एक्स स्क्वायर बाय 5 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। तो यहां से मैं क्या क्या वैल्यूज निकाल सकता हूं, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5 एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9। अब आप सोचोगे सर हमने टेंजेंट के लिए तो अभी इक्वेशंस पढ़े ही नहीं है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें। बिना उसके भी सॉल्व कर सकते हो। अब ये टेंजेंट कब होगा, कंडीशन टू टेंजेंसी लगाओगे। कंडीशन टू टेंजेंसी क्या कहती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में c क्या है, ये लैम्बडा है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, ये होनी चाहिए अभी जो हमने डिस्कस किया, रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पुट कर दो सारी वैल्यूज, क्या है, ए स्क्वायर इज 5, एम क्या है, एम देखो स्लोप 3 है, उसका स्क्वायर यानी 9 माइनस में बी स्क्वायर यानी अगेन 9। इतना क्लियर हो गया। तो क्या मिलेगा आपको आंसर, 45 माइनस 9, तो कर दो आंसर 36 आएगा। तो प्लस और माइनस 6, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो जब आप लैम्बडा प्लस 6 पुट करोगे तब ये टेंजेंट होगा, या फिर माइनस 6 पुट करोगे तब ये टेंजेंट होगा। उसके अलावा कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो वो टेंजेंट नहीं बनेगा। इतना मैं क्लैरिटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में,
ठीक है। जैसे हमने इलिप्स में देखा था 3 अलग अलग टाइप थे, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। तो यहाँ पे भी सेम कॉपी पेस्ट चीज़ें हैं, सिर्फ कुछ चीज़ें प्लस का माइनस आपको ध्यान रखना है। देखो पॉइंट फॉर्म में मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर हाइपरबोला है उसके ऊपर कोई पॉइंट है p x1 y1, यहाँ पे कोई पॉइंट p x1 y1 है आपके पास, और अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है तो कुछ मत करो, ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0 कर दो। ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दो x1 के साथ और वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर दो y1 के साथ। यहाँ पे भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारे डिस्कशंस कहाँ पे किए हैं, पैराबोला में भी किए हैं, सर्कल्स में, इलिप्स में भी किए हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, देखो x1 एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करोगे तो x1 अपॉन ए स्क्वायर बन जाएगा, माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो टेंजेंट आ गया। तो आपको इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है एज सच, ठीक है। आपके पास पॉइंट है तो ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो। अब बारी आती है कौन से, पैरामेट्रिक फॉर्म की। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है, उसी पॉइंट को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स के साथ पुट कर दो। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट सबको याद होने चाहिए, ए सीक थीटा बी टैन थीटा। इलिप्स के लिए क्या थे याद करो, इलिप्स के लिए मैं याद करवाना चाहूंगा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये थे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। तो अगर मैं पिछले यहाँ पे इस पॉइंट फॉर्म को अगर मुझे याद है तो मैं क्या कर सकता हूँ, x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे ए सीक थीटा पुट करोगे तो ए कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स सीक थीटा अपॉन में ए माइनस y1 की जगह पे अब बी टेन थीटा पुट करो, बी कैंसल हो जाएगा तो y टेन थीटा अपॉन में b इक्वल्स टू 1। ये क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो एक्स सीक थीटा अपॉन है, कुछ नहीं किया है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट फॉर्म था वो याद है आपको, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स लिख दो। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम कब सीखे थे, पिछले लेक्चर में, हैशटैग जो फर्स्ट हमारा लेक्चर है उसमें हमने सीख लिया था। क्लियर है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, तो ये क्लियर होना चाहिए सबको। थर्ड फॉर्म सबसे जहाँ पे आप ज़्यादा यूजफुल उसको ले सकते हो, जो है स्लोप फॉर्म, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। क्या है वो, स्लोप फॉर्म टेंजेंट के लिए, हाइपरबोला के लिए। अगर ये आपके पास इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, तो उसकी इक्वेशन ये होगी, ये क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, यही तो है। तो आपके पास हाइपरबोला है, आपने एक लाइन मान ली जिसका स्लोप m हो, ऐसी लाइन आपको ले लेनी है, ठीक है। स्लोप क्या डिफाइन करेगा, टेंजेंट का स्लोप ही बताएगा, ठीक है। जहां पे c क्या है, कंडीशन टू टेंजेंसी, जो हमने ऑलरेडी देख ली, रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर मेरे पास ये हाइपरबोला नहीं है, लेट्स से मेरे पास कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसके लिए कंडीशन टू टेंजेंसी क्या होगी, या फिर टेंजेंट का इक्वेशन क्या लिखोगे आप, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस और माइनस कंडीशन टू टेंजेंसी में बस थोड़ा चेंज कर दो, माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, तो ये होगी कंडीशन टू टेंजेंसी। क्लियर है। एक चीज यहां पे भी थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्या है यहाँ पे, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स मैंने किसके लिए लिखे हैं, ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए। कॉन्जुगेट के लिए अगर लिखना चाहूँ तो कॉन्जुगेट के लिए हमने डिस्कस कर ही लिया है, फिर भी लेकिन मैं बताना चाहूंगा, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ए टेन थीटा और बी सीक थीटा, ये आपको पता होना चाहिए, ए टेन थीटा बी सीक थीटा, ये हमने क्या किया था, पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। तो अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर देने हैं, तो आपकी टेंजेंट ऐसे आ जाएगी। इतना सबको क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे स्लोप फॉर्म में बस ये आपको माइनस यहाँ पे पुट कर देना है। तो बस टेंजेंट की बातें ऐसे हो गई, 3 टाइप के। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है, टेंजेंट का ही क्वेश्चन है। देखो क्या है, अ हाइपरबोला पासेस थ्रू दिस पॉइंट।
अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो टेंजेंट के क्वेश्चन है हमने जैसे ही एलिप्स में किए थे, जैसे पैराबोला में किए थे, वैसे ही सॉल्व करने हैं। क्योंकि और यहाँ पे आप सोचो कि सर इतना जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया ये टेंजेंट वाला पोर्शन, बहुत ही जल्दी हमने इसको 5-10 मिनट में ही ख़त्म किया, क्योंकि डेप्थ में हम नहीं गए, क्यों कैसे आया ये सब, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं एलिप्स में भी और पैराबोला में भी। तो एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, कोनिक सेक्शन पढ़ना है, ठीक है, तो सबसे बेस्ट वे क्या है, आप सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए स्ट्रेट लाइन पढ़ोगे, वहाँ से आपका बेस बनेगा, फिर सर्कल पढ़ोगे, वहाँ पे आपको पता चलेगा टेंजेंट क्या होता है सर्कल में ही सबसे पहले, तो आपका बेस बनता जाएगा। फिर सबसे पहले आप पैराबोला, एलिप्स और लास्ट में जाके आप हाइपरबोला पढ़ोगे। जब आप हाइपरबोला पहुंचोगे ये सारी चीज़ें पढ़ के, तो आपको हाइपरबोला बहुत ही सिंपल लगेगा, 80% आपको एलिप्स के सेम लगेगा, प्लस माइनस का बस खेल है। तो इस वे में आपको पढ़ना है, तो लास्ट तक आते आते आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, हाँ टेंजेंट वाला क्वेश्चन है तो मैं इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन t = 0 करके ही मैं इसको सीधा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे आपको बिल्ड करना है। चलो, पॉइंट P है, हैज़ फोकाई एट दिस पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट पे गिवन है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस में क्लियरली बोल सकता हूँ हमारी एक्स एक्सिस पे, तो x² - y² - b² = 1, ये हमारा हाइपरबोला होगा, ठीक है। फोकाई क्या है, ±2, 0। तो हमें क्या पता है, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस के लिए ±a, 0 हमारी फोकाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो AE की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूँ, 2 पुट कर सकता हूँ। तो a² e² में क्या पुट कर सकता हूँ मैं, 4 पुट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ना गड़बड़ क्या करते हैं बच्चे, देखो अगर मुझे हाइपरबोला की सबसे पहले तो मैं सोचूंगा कि इक्वेशन अच्छे से पता हो तभी मैं टेंजेंट निकाल पाऊंगा, यानी AB की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको a² e² लिखेंगे, फिर b² a² का रिलेशन लिखेंगे, फिर b निकालेंगे, फिर a निकालेंगे। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट एक बताया था पिछले लेक्चर में, क्या था, अगर आपके पास फोकस है तो आप कैसे निकालोगे, फोकस है तो √a² + b² मैंने सिखाया था आपको, a² + b² करोगे तो आपको = AE फोकस मिल जाएगा। तो स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पे a² + b² हो जाएगा, = 4, रिलेशन आ गया अच्छा सा। तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a² = 4 - b², ये आपके पास बहुत एक अच्छा रिलेशन आ गया जिससे मैं a और b की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास हाइपरबोला है उसके ऊपर आपके पास पॉइंट गिवन है √2, √3, तो पुट कर दो यहाँ पे √2, √3। जैसे ही मैं पॉइंट यहाँ पे पुट करूँगा क्या मिलेगा आपको, 2 इंस्टेड ऑफ a² आई कैन राइट 4 - b² -y² की जगह 3/b² = 1। इसको सॉल्व कर दो, तो 2b² - 12 प्लस में 3b² = 4b² - b⁴ ये हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 3 + 2 5b² - 4b² यानी क्या मिलेगा, +b², यहाँ पे +b⁴ -12 = 0। ये एक इक्वेशन आ गया। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, a और b दोनों की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से मैं b के लिए कुछ एक रिलेशन निकालूंगा, 4 × 3 = 12 यानी b² माइनस में 3 b² - 3 और b² + 4 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। लेकिन हमको सिर्फ b² की कौन सी वैल्यू चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए कभी, क्योंकि ये b² = -4 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो b² = 3 है, तो यहाँ से मैं a² की वैल्यू क्या निकालूंगा, a² 4 - 3 यानी 1। तो अब आपके पास a² भी है, आपके पास b² भी है, ठीक है। यानी मेरे पास जो टेंजेंट के लिए अगर मुझे टेंजेंट निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x² a² यानी 1 -y² b² यानी 3 = 1 ये पुट कर दूंगा। ये क्या आ गई, हाइपरबोला की इक्वेशन। और मुझे टेंजेंट निकालना है किसी पॉइंट पे, तो मैं क्यों इक्वेशन याद करूं जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन t = 0 कर सकता हूं, क्योंकि आपके पास पॉइंट है, ठीक है। तो x(x1) की वैल्यू क्या है, √2, तो √2x, ठीक है। x अलग है, सिर्फ 2 के ऊपर रूट है, √x/1 माइनस y1 क्या है, √3, तो √3y/3 = 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। लेकिन मुझे इक्वेशन नहीं पूछी है, ठीक है, मुझे इक्वेशन नहीं पूछी गई है, मुझे क्या पूछा गया है कि
पॉइंट कौन सा होगा जो इस पे लाई करेगा। तो आप वैल्यू पुट कर दो। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे 2√2, 3√3 यहाँ पे पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो देखो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये आपके पास सीधा सीधा क्या है, हाइपरबोला की इक्वेशन दे दिए, टेंजेंट बता दो। जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ये आपके बोर्ड लेवल तक ठीक है कि आपके पास हाइपरबोला है और पॉइंट है तो टेंजेंट बता दो, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। अगर ऐसा भी पूछ लिया जाए तो t = 0 पॉइंट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन 3 है सितंबर 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे लाइन y = mx + c क्या है, कॉमन टेंजेंट है। अब देखो कॉमन टेंजेंट का टॉपिक ऐसा नहीं कि आप अलग से पढ़ोगे। ठीक है, सिमिलर ही है काफ़ी जो हमने पिछले लेक्चर्स में, पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये एक लाइन है y = mx + c, ये हाइपरबोला है। ठीक है, इस तरह से सोचो। मैं थोड़ा रफली आइडिया देना चाहूँगा कि ये फिगर कैसे बन सकती है। वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन पता होना चाहिए। यहाँ पे एक मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे टच करेगा, नहीं। टेंजेंट जो अगर एक पोर्शन पे है तो वो दूसरे पोर्शन को ना टच करेगा ना वहाँ से पास होगा। ये क्लियर होना चाहिए। ये टेंजेंट किसी सर्कल का भी क्या है, इस तरह से, ये रहा सर्कल x² + y² = 36। तो यहाँ पे सर्कल ऐसे मान लो। अब क्योंकि ओरिजिन है तो ये यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन आपको समझने के लिए इसका भी टेंजेंट हो सकता है, इसका भी। ये कौन सी लाइन है, y = mx + c। ये दोनों के लिए टेंजेंट है, एक ही लाइन है, एक ही स्लोप है, एक ही कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन कंडीशन टू टेंजेंसी दोनों के लिए अलग अलग हो जाएगी। क्या है आपके पास, x² / 100 - y² / 64 = 1। ये आपके पास हाइपरबोला है। ठीक है, जिसका टेंजेंट है y = mx + c, लेकिन कंडीशन टू टेंजेंसी क्या होती है, a² m² - b²। मैंने रूट निकाल दिया, इस साइड स्क्वायर दे दिया है। अब आपको क्या पता है, a² की वैल्यू 100 m² - b² यानी 64। तो c² की वैल्यू आपको पता चल गई, एक कांस्टेंट की वैल्यू पता चली। अब मैंने क्यों ऐसे किया, क्योंकि आप ऑप्शंस में चेक करोगे तो सारे जो आंसर्स हैं c m से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, c और m के बीच का एक रिलेशन लिख लिया। नाउ सिमिलरली मेरे पास सर्कल की भी इक्वेशन है जो है x² + y² = 36। ठीक है, वही लाइन उसकी टेंजेंट है, कंडीशन टू टेंजेंसी लगा दो अगेन, लेकिन सर्कल के लिए कंडीशन टू टेंजेंसी अलग है, r² × 1 + m², ये होती है। ठीक है, तो c² तो क्या है, c² ही है, रेडियस क्या है, r का स्क्वायर यानी 36, 1 + m² यानी 36 m²। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को कंपेयर कर लो, क्योंकि कांस्टेंट दोनों के c सेम है, तो 100 m² - 64 = 36 + 36 m²। इतना क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से हमें m की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगा, m की वैल्यू तो 64 m² = 100, यानी m² = 100/64। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m की वैल्यू ± 5/4 आ जाएगी। लेकिन मुझे m की वैल्यू नहीं पूछी है, यहाँ पे मुझे m की वैल्यू नहीं पूछी है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, आप m का यूज़ करके यहाँ पे कुछ एक अच्छा रिजल्ट बना सकते हो। c² की वैल्यू क्या है, 36 प्लस में 36 m²। ठीक है, 36 m² यानी 25/16। इतना क्लियर हो गया। तो इसको आप जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे, इसे आप जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे, आपका जो आंसर है वो इसके बराबर आ जाएगा, 4c² = 369। क्योंकि यहाँ पे सारे नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 चला जाएगा जैसे ही आप सिंप्लीफाई कर दोगे। तो सिंप्लीफाई तो करने आता ही होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है IIT JEE 2012 का क्वेश्चन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पे टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू हाइपरबोला। अब एक और चीज़ बता दूं, पेयर ऑफ टेंजेंट भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये पता होना चाहिए कि आउटसाइड किसी पॉइंट से आप दो टेंजेंट, किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट आप हाइपरबोला पे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। तो किसी एक ही टेंजेंट को मानो, टेंजेंट्स बोल रहे हैं लेकिन आपको अल्टीमेटली एक ही टेंजेंट को लेना है, जो क्या है 2x - y = 1 के पैरेलल है।
यानी अगर मैं इसका एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1 का जो टेंजेंट निकालूंगा, अब मैं कौन से पॉइंट पे निकाल सकता हूं? या तो पॉइंट फॉर्म का यूज कर लूं या तो स्लोप फॉर्म का यूज कर लूं। पहले मैं स्लोप फॉर्म लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि क्या बोला है, वो जो टेंजेंट होगा वो इस लाइन के पैरेलल होगा। पैरेलल लाइन मतलब इस लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 का स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा 2। वही हमारे टेंजेंट का स्लोप होगा। तो टेंजेंट में क्या लिख सकता हूं? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहां पे लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज y इक्वल्स टू स्लोप क्या आ गया? 2x। अब c की जगह प्लस और माइनस कंडीशन लगा दो, रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 9, एम स्क्वायर यानी 4 माइनस बी स्क्वायर यानी 4। इतना क्लियर हो गया? तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? y इज इक्वल्स टू 2x प्लस और माइनस रूट ऑफ 36 माइनस 4 यानी 32 मिल रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये मेरा क्या है? दिस इज तो टेंजेंट हो गया। ये क्या हो गया? हमारा टेंजेंट हो गया। अब क्या बोल रहे थे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या पूछा है आपसे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पूछा है। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की मैं आपको इक्वेशन नहीं बताना चाहूँगा कि ये प्रॉपर उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जैसे हमने इलिप्स में सीखा था, रूट ऑफ ए माइनस बी ऐसे करके कुछ था। लेकिन मैं इतनी बड़ी इक्वेशन याद नहीं रखना चाहूँगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को। ये क्या है आपके पास? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगेन क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? 2x माइनस वाई जो है आपके पास, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसी को मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो देखो क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे ऐसे देखो, इसे कन्वर्ट करो इस फॉर्म में, फिर दोनों को कंपेयर कर लो। ठीक है, समझो अब बड़े ध्यान से। अब देखो आपके पास कोई पॉइंट x1 y1 है, ठीक है, कोई पॉइंट x1 y1 है, उस पे आपको क्या निकालना है? टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट क्या होगा? x1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करना चाहूंगा मैं। ए स्क्वायर की वैल्यू देखो क्या है? 9। तो x1 अपॉन में 9 इंटू एक्स माइनस y1 अपॉन में क्या है? बी स्क्वायर यानी 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 1। तो आपके पास एक टेंजेंट की इक्वेशन ये है, एक टेंजेंट की इक्वेशन ये है। इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? 2x माइनस वाई, समझना बड़े ध्यान से, 2x माइनस वाई प्लस और माइनस 32 रूट 32 इक्वल्स टू 0। ये क्लियर हो गया। इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x1 बाय 9 माइनस y1 बाय 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। क्योंकि दोनों ही टेंजेंट है तो कोएफिशिएंट्स को मैं कंपेयर कर लेता हूं। तो क्या मिलेगा आपको? x1 बाय 9 बाय 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है? -1 बाय y, या फिर y1 बाय 4 माइनस y1 बाय 4 माइनस क्या है? 1 इक्वल्स टू, वहाँ पे -1 है, यहाँ पे एक बार पॉजिटिव ले लो, प्लस रूट 32 ले लो, तो -1 अपॉन में रूट 32। ये क्लियर हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करो, आपको क्या मिलेगा? देखो x1 की कुछ वैल्यू मिलेगी। x1 की क्या वैल्यू मिलेगी? 9 2 ज़ा 18, तो -18 अपॉन में रूट 32। रूट 32 यानी क्या? 16 2 ज़ा यानी 4 रूट 2, 4 रूट 2 माइनस 18 अपॉन में 4 रूट 2 x1 की वैल्यू। तो क्या मिलेगा? 2 9 ज़ा 2, तो -9 बाय 2 रूट 2 इज द आंसर। तो क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? यस, -9 बाय 2 रूट 2। लेकिन मैंने सबसे पहले पॉजिटिव वैल्यू ली यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? नेगेटिव वैल्यू लूंगा तो आपके पास माइनस नहीं, आपके पास प्लस आंसर आएगा। तो माइनस भी आंसर है, प्लस भी आंसर है। तो दो ही ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें, तो y की वैल्यू आपको फाइंड ही क्यों करनी है जब x की पता चल गई? ठीक है, क्योंकि देखो दोनों में y की वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही हमारे आंसर है। आप y सॉल्व करोगे यहाँ से तो वो भी यही आ जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, 4 अपॉन रूट 32। तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 2 रूट 2। तो देखो 1 अपॉन रूट 2 है, 4 4 कैंसिल हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए।
ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एडवांस में, आपके 2 आंसर बनते हैं। अब समझते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है। इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल एट अ पॉइंट, ठीक है। देखो आप सबसे पहले तो फिगर सोचो कैसे होगी नॉर्मल की, वैसे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपका हाइपरबोला है इस तरह से, किसी इस पॉइंट पे Px1 y1 है आपके पास, Px1 y1 पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा यहाँ पे इस तरह से। उसी से एक परपेंडिकुलर लाइन अगर मैं ड्रॉ कर लूँ तो वो होगा आपका नॉर्मल एट पॉइंट P। इक्वेशन कैसे बनाओगे, अब यहाँ पे मैं पूरा डेरिवेशन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बता दूंगा आपको कि अगर आपको सॉल्व करना है, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसका इक्वेशन बनाओ आप, तो कैसे कर सकते हो। आप इस इक्वेशन में x² - -y² - b² = 1 इसका डिफरेंशिएशन कर लो। डिफरेंशिएशन करोगे तो स्लोप ऑफ क्या मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी आपको इसका अगर नॉर्मल निकालना है, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का यूज करके अगर आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना है, ठीक है, m ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, ठीक है। टेंजेंट का आपको स्लोप पता है, नॉर्मल का पता चल गया। तो अगर मेरे पास स्लोप की वैल्यू है नॉर्मल के और मेरे पास पॉइंट Px1 y1 है, तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके यानी y - y1 mx - x1 का यूज करके इक्वेशन निकाल सकता हूं। लेकिन मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, जबकि मैंने इलिप्स में पढ़ लिया है नॉर्मल क्या होता है। क्या होता है नॉर्मल, सेम कॉपी पेस्ट इलिप्स के लिए याद करो। आप क्या करो, इलिप्स के लिए याद करो। अगर आपको अच्छे से याद है तो इलिप्स चैप्टर x² / a² + y² / b² अपॉन = 1। इसके लिए आपको नॉर्मल क्या मिलता है, देखो यहाँ पे a² x अपॉन x1 माइनस b² y अपॉन y1 = a² - b² होता है, ठीक है। तो अगर आपको इलिप्स के लिए याद है तो कुछ मत करो, रिप्लेस, नोट याद कर लो हमेशा, रिप्लेस b² विथ -b², यानी आंसर आ जाएगा आपका। देखो प्लस है, यहाँ पे क्या था, माइनस था। तो कुछ आपको यहाँ पे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इलिप्स में मैंने जो सब समझाया है अच्छे से याद है तो बस रिप्लेस कर दो। सारे नॉर्मल्स में यही चीज़ है, ठीक है। टेंजेंट में भी कुछ सेम ही चीज़ थी, कंडीशन टू टेंजेंसी में भी हमने सेम चीज़ की, सिर्फ b² को -b² से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस किया तो ये आंसर आ गया। तो ये टेंजेंट नॉर्मल है आपका। अब सेकेंड को रहने देते, थर्ड पे मैं पहले पढ़ाऊँगा आपको स्लोप फॉर्म के लिए, ठीक है। स्लोप फॉर्म इलिप्स का याद करो। इलिप्स के लिए क्या था स्लोप फॉर्म, याद करो, x² / a² + y² / b²। इस तरह का अगर आपके पास क्या है, इलिप्स है। ये तो नॉर्मल के लिए लिखा है हमने, बाकी इलिप्स के लिए टेंजेंट क्या था, ये नॉर्मल क्या था, नॉर्मल आपका ये था y = mx ± m a² - b² अपॉन में √(a² + b² m², ठीक है। ये था आपका नॉर्मल टू द इलिप्स, ठीक है। अब अगर इसको याद रखना है आपको तो क्या करोगे, नीचे देखो रिलेशन याद करो, a² + b² m² और ऊपर a² - b² कर दो। आप याद कर सकते हो, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर इलिप्स वाला याद है तो इसको रिप्लेस करना है बस b² को -b² के साथ, तो कर दो, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, देखो प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इतना ही चीज़ करना है। तो दो चीज़ों में सेम हो गया, बस थोड़ा चेंज क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म में चेंज है। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जा रहे हैं। इलिप्स के लिए क्या था, x² / a² + y² / b² = 1। इलिप्स के लिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स आपको पता थे, a cos थीटा b sin थीटा, ये थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ये जो पिछला इक्वेशन मिला नॉर्मल वाला, उसी में आपको पॉइंट पुट कर देना है। कौन से पॉइंट पुट करोगे आप, ये a sec α b tan α पुट कर दो तो ये इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। क्या है देखो, a² x अपॉन x1, a² x1 अपॉन x है, ठीक है, a² x अपॉन x1 + b² y अपॉन y1
इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो आधा इक्वेशन तो यहीं से आ गया। अब x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, ए सी का अल्फा, ठीक है, क्या पुट करोगे, ए सी का अल्फा, x1 की वैल्यू, तो a कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन सी का अल्फा प्लस b अपॉन 10 अल्फा, ठीक है, यहाँ पे बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया इस तरह से। अब हमें पता है 1 अपॉन सी क्या नहीं, कॉस आ जाएगा, 1 अपॉन 10 यानी क्या भी, यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे कॉट आएगा आपका आंसर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक मान लेना, ठीक है, बी वाई कॉट अल्फा। तो इलिप्स सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको हाइपरबोला आ जाएगा। क्लियर है। अब ये 3 फॉर्म पढ़ लिए हमने, पैरामेट्रिक, स्लोप फॉर्म। अब इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस है नॉर्मल के वो सॉल्व करते हैं। देखो नॉर्मल्स के लिए अब एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारे पास, जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, 26 जून का। क्या है क्वेश्चन के अंदर, एक हाइपरबोला आपको गिवन है, एट दिस पॉइंट क्या करना है, नॉर्मल निकालना है, वो नॉर्मल पे कौन सा पॉइंट लाई करेगा वो बताना है। लेकिन देखो हाइपरबोला में मेरे पास ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अब क्योंकि ये पॉइंट यहीं पे लाई करेगा हाइपरबोला के ऊपर, तो सेटिस्फाई भी करेगा, तो पुट कर दो 8 स्क्वायर 64 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी 3√3 यानी 9 इंटू 3 अपॉन में 9 इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई कर दिया तो क्या मिलेगा आपको, 64 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 3, 4 आ गया, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। इतना क्लियर हो गया हमें, ए स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, ए की वैल्यू नहीं चाहिए हमें। तो आपका जो हाइपरबोला का इक्वेशन है दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 1। ये क्या आ गया, इक्वेशन आ गया हाइपरबोला का। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट के ऊपर, यानी ये कौन सा पॉइंट मान लो, x1 y1 मान लो, इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल निकालना है। और नॉर्मल के लिए इस पॉइंट की इक्वेशन हमें पता है, क्या है इक्वेशन, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इलिप्स की याद है, यहाँ पे माइनस की जगह हमने प्लस कर दिया। ठीक है, पुट कर दो सारी वैल्यू, 16x अपॉन में x1 क्या है, देखो x1 की वैल्यू है 8 प्लस बी स्क्वायर क्या है, बी स्क्वायर इज 9, y अपॉन में y1 है 3√3 इक्वल्स टू 16 प्लस बी स्क्वायर इज 9। ये क्लियर हो गया। तो 2x प्लस में √3y, यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3y इक्वल्स टू 25। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसे सेटिस्फाई करेगा, यानी कौन सा पॉइंट यहाँ पे लाए करेगा। अब ऑप्शन सी देखो, -1 करोगे तो -2 आएगा, यहाँ पे -1 कॉमा 9√3 पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो -2 √3 करो तो 27 आएगा इक्वल्स टू 25। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, -1 कॉमा 9√3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है एडवांस का क्वेश्चन 2011 का। चलो से सॉल्व करते हैं। IIT जेईई बोलो, एडवांस का बोलो, एक ही बात है क्वेश्चन में। लेट P 6,3 बी अ पॉइंट। ये क्या है, पॉइंट है, कहाँ पे है पॉइंट, हाइपरबोला पे है। अब हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं गिवन है। तो मैं पहले ये सोचने की कोशिश करूंगा कि मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैसे निकालूं। इफ द नॉर्मल एट पॉइंट P, उसी पॉइंट पे क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, एंड एक्स एक्सिस के साथ वो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी एक कंडीशन हमें गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं इस पॉइंट के लिए, इस हाइपरबोला के लिए अगेन नॉर्मल निकालना चाहूँ एट पॉइंट P, P क्या है पॉइंट आपका 6,3 पे टेंजेंट निकालना है, जो क्या है x1 y1 मान लो, ये पॉइंट x1 y1, तो ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 प्लस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो पुट कर लेते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, और x1 क्या है 6 प्लस बी स्क्वायर भी नहीं पता है, y1 क्या है 3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब मैंने यहाँ पे x और y पुट नहीं किया तो पुट कर देते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे नोट करो कि आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि ये जो टेंजेंट नॉर्मल है वो x एक्सिस के साथ यहाँ पे 9,0 से पास हो रहा है, यानी ये जो पॉइंट है वो इस नॉर्मल को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ x आप क्या पुट कर दो, 9 पुट कर दो, इंस्टेड ऑफ y आप 0 पुट कर दो।
तो क्या आ जाएंगी वैल्यूज, 9a² / 6 यानी 3/2a² प्लस ये तो 0 हो गया इक्वल्स टू a² + b²। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, a²/2 इक्वल्स टू b²। ये मिल गया मुझे। क्या मुझे a² और b² फाइंड करना है? नहीं, मुझे तो क्या फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी एक्सेंट्रिसिटी जो भी आप बोलो फाइंड करना है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होती है, √1 + b²/a² होती है। क्लियर है? अगर ये वाला हाइपरबोला नहीं होता, ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता तो a²/b² आता। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए। तो आपको पता है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, b²/a² करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिल जाएगा। ठीक है, तो पुट कर दो वैल्यू, 1 + 1/2 √3/2। क्या ऐसा ऑप्शन है? होगा, बिल्कुल होगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। मेंस का क्वेश्चन मैंने आपको ये समझाने के बावजूद 1.5-2 मिनट में खत्म, 2 मिनट या 2.5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो तो लेस देन 1 मिनट आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। 1 मिनट 2 मिनट इज मैक्सिमम। ठीक है, ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं नॉर्मल के बेस्ड। क्वेश्चन 7 है, IIT JEE 2008 एडवांस 2008 का क्वेश्चन है। काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। देखो हमने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस किए। पहले तो काफ़ी सिमिलर थे। ठीक है, पहले में हमने क्या करना पड़ा, a² की वैल्यू फाइंड करनी पड़ी, उसके बाद जाके हमने नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड की। इक्वेशन के बाद एक्चुअली इक्वेशन तो नहीं चाहिए थी, पर अगर इक्वेशन आएगी तभी तो आप आंसर की तरफ पहुंच जाओगे। ठीक है, पॉइंट पुट कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल के क्वेश्चन नंबर 6 है, लेकिन नॉर्मल के लिए तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई इक्वेशन एग्जैक्ट फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, आपके पास कंडीशन थी, पुट करके a² b² का रिलेशन लेके आए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये एक जनरल इक्वेशन है जिसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x² और -2√x को साथ में लिख लेंगे, -2√2x। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जब भी जनरल इक्वेशन होती है हमें क्या करना होता है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, जो मैंने आपको सिखाया है फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और भी कोनिक्स में भी मैंने बात की है। क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, -2y² और -4√2y। तो अगर मैं यहाँ से -2 कॉमन ले लूँ तो y² + 2√2y, स्पेस छोड़ दी, -6, यहाँ पे 6 बन गया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 2ab। ठीक है, 2ab चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू तो 1 है, b क्या मिलेगा, √2, तो √2 का स्क्वायर कर दो तो 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास अगेन √2 ही चाहिए। ठीक है, √2 का स्क्वायर चाहिए तो क्या आ जाएगा आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ भाई क्लियर हो गया। तो अगर मैंने यहाँ पे 2 ऐड किया है और यहाँ पे 2 × -4 ऐड किया है, तो दोनों साइड मुझे क्या करना पड़ेगा, अगेन 2 ऐड करना पड़ेगा, -4 ऐड करना पड़ेगा इस साइड। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने से, x - √2 का होल स्क्वायर -2 y - √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मिल गया। ठीक है, हम इस जनरल इक्वेशन को देख रहे हैं। आगे का क्वेश्चन मैं अभी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि एक्चुअली तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा तभी तो सारी चीजें पता होंगी। ठीक है, आगे क्या बोला है, वर्टेक्स एट पॉइंट ए। आगे देखेंगे, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 4 से डिवाइड कर दो तो x - √2 / 4 माइनस y - √2 का होल स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू 1। ये आपके हाइपरबोला का इक्वेशन आ गया। लेकिन ध्यान से मैं देख सकता हूं ये तो शिफ्टेड फॉर्म है। शिफ्टेड फॉर्म यानी उसका ओरिजिन 0,0 नहीं है। समझना। अब देखो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे क्या आएगा, सारी वैल्यूज प्लस के बराबर आएंगी। ठीक है, ऐसे प्लस माइनस में गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x - √2 है, y + √2 है, तो एक्चुअली क्या होता है, ये √2, -√2 अब इसका ओरिजिन है। पहले क्या था, x - 0 अपॉन लेते थे तो x² / a², y² / a² आता था। तो a 0,0 नहीं, अब √2, -√2 इसका ओरिजिन हो गया शिफ्टेड फॉर्म का। तो यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करके आपको समझाना चाहूँगा। इस तरह से हाइपरबोला मान लो, ठीक है, जिसका ओरिजिन
अब 0,0 नहीं है, तो क्या है वो √2 -√2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि ए पॉइंट है, क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है, किसी ब्रांच के ऊपर। अब समझो, कंसीडर अ ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। इस हाइपरबोला की किसी एक ब्रांच का वर्टेक्स ए है और लेट बी बी द वन एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स लेटस रेक्टम, ठीक है, वन एंड पॉइंट ऑफ इट्स लेटस रेक्टम। तो अगर यहां पे ओरिजिन से मैं लाइन पास करवा दूं तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, पॉइंट ए वर्टेक्स मिलेगा, ठीक है। फिर क्या बोला है, इफ सी इज द फोकस ऑफ हाइपरबोला नियरेस्ट टू द पॉइंट ए, ठीक है, नियरेस्ट टू पॉइंट ए वाला फोकस कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा, ठीक है। लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट की बात की गई है, तो फोकस में से ही लेटस रेक्टम में क्या करूंगा, पास कर दूंगा, एक एंड पॉइंट में बी ले लूंगा। क्लियर हो गया यहां पे। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या पूछा है, देखो घुमा घुमा के, ये इतनी वैल्यू आपको पूछी गई है। तो मैं ये सोचूंगा, अगर मुझे लेंथ पता चल जाए एसी की, एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, 1/2 ये बेस एसी इनटू हाइट क्या है बीसी, ये फाइंड कर लो तो मजा आ जाए। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमें सारे कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं है। भले ही शिफ्टेड पैराबोला, शिफ्टेड हाइपरबोला है, जो लेंथ के लिए हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं वो तो सेम रहेंगी, चाहे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाए। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि भले ही शिफ्टेड फॉर्म हो, जो लेंथ की जो वैल्यूज होती हैं वो चेंज नहीं होंगी, मतलब कि जो हमारे पास उसके इक्वेशंस है, फॉर्मूलाज, वो चेंज नहीं होंगे। लेटस रेक्टम यहाँ पे भी 2b² के बराबर ही होगी, तो ये क्या है, b² सेमी लेटस रेक्टम, तो यहाँ पे मैं 1/2 लिख सकता हूँ, और BC की जो लेंथ है दैट इज b² में लिख सकता हूँ, ठीक है। AC की वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू, अब समझने वाली बात है मेन यहाँ पे, ये वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो समझना बड़े ध्यान से। यहाँ पे ओरिजिन था हमारा, ठीक है, तो अगर ओरिजिन से मैं फोकस तक जाना चाहूँ, ठीक है, अब 0,0 नहीं है, ओरिजिन से फोकस तक जाना चाहूँ तो डिस्टेंस हमें पता है ए के बराबर होता है। तो उस ए में से अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट ए डिस्टेंस माइनस कर दूँ, ठीक है, कहाँ से, ओरिजिन से, जो कि √2, -√2 है, वहां से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस भी ए के बराबर ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है वर्टेक्स फाइंड करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की, मैंने बताया फॉर्मूलाज जो पुराने थे वही यूज़ कर लो, क्योंकि लेंथ में कोई चेंज नहीं है। तो a - a कर दो। अब a क्या है, a तो हमें पता है √(a² + b² है, ठीक है, ठीक है। a² इसेंट्रिसिटी फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है आपको, तो a² + b², 4 + 2 √6 आ गया, तो मेरे पास √6 है। तो AC की वैल्यू एक्चुअली में क्या है, a - a, ठीक है। तो ओरिजिन को O मान लो, OC - OA कर दो, OC - OA, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 1/2 इंटू OC की वैल्यू क्या आ गई, O से लेके C तक की √6 वैल्यू आ गई, माइनस OA क्या है, A की वैल्यू क्या है, 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, A की वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है, तो √6 - 2 इंटू b² क्या है, b² इज 2, बाय इज 2, तो अल्टीमेटली 1 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, √6/2 - 1, तो ऐसा आंसर है क्या हमारे पास, जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा √3/2 आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। √3 इंटू √2 कर दो, √2 चला जाएगा तो √3/2 आ जाएगा। क्लियर है, तो ऐसा ऑप्शन है, यस बिल्कुल है, √3/2 - 1। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ऐसा मत करना, सॉल्व करने के लिए आपने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ठीक है, पॉइंट ए के वर्टेक्स के, फिर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाई, भाई अल्टीमेटली आपको पता है कि ये सारे शॉर्ट फॉर्म्स हैं। क्लियर हो गया। चलो अब देखते हैं एक नया टॉपिक, नॉट नया, सेम ही, रिपीटेशन ही है, सिमिलर टू इलिप्स है। क्या है वो, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। भाई क्या है डायरेक्टर सर्कल, किसी पॉइंट का लोकस है, लेकिन पॉइंट कौन सा होना चाहिए, एक टेंजेंट ले लो, एक T1, एक दूसरा टेंजेंट ले लो, दो टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, और दोनों टेंजेंट्स कहाँ पे मिलने चाहिए, ऐसे 90 डिग्री पे अगर मिल रहे हैं, और उस पॉइंट का
वो पॉइंट पी एच कॉमा के मान लो, लोकस निकालने के लिए हम यही तो करते हैं। 90 डिग्री पे टेंजेंट्स मिल रहे हैं तो उस पॉइंट का जो लोकस होगा वही होता है डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। वो सारे कोनिक्स के लिए एक ही डेफिनेशन है, तो आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एलिप्स के लिए भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी हम इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस और माइनस सी यानी रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं नोट करना चाहूँगा कि ये डायरेक्ट्रिक्स होगी यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ समझो, पैराबोला में क्या था, पैराबोला में ऐसा था कि अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किया 90 डिग्री पे मिल रहे हैं, तो वो कहाँ पे मिलेंगे, हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पे ही मिलेंगे, यानी डायरेक्टर सर्कल ही डायरेक्ट्रिक्स था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये जो 90 डिग्री पे पॉइंट है, ठीक है, वो डायरेक्ट्रिक्स पे नहीं हो सकता या हो भी सकता है, इट्स नॉट स्पेसिफिक, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए सबको। तो y माइनस एम एक्स इक्वल्स टू प्लस और माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्योंकि ये h कॉमा के पॉइंट टेंजेंट के ऊपर ही है, ठीक है, तो आप पुट कर दो ये पॉइंट h कॉमा के, तो k माइनस एम एच का दोनों साइड स्क्वायर ले लो, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर देगा। तो आपको क्या मिलेगा, के स्क्वायर माइनस 2kmh प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर दो एम स्क्वायर और एम स्क्वायर को। क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि हमें क्या पता है, आपको क्या बोला है कि परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होने चाहिए, टेंजेंट्स परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन का स्लोप m1 मान लो, इस लाइन का स्लोप m2 मान लो, तो m1 इंटू m2 -1 के बराबर आना चाहिए। तो मुझे स्लोप निकालना है, तो आप ऐसे सोचो, यहाँ पे आपने m स्क्वायर कॉमन ले लिया तो h स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिला, ठीक है। यहाँ पे आपको मिला 2m kh प्लस के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर होना चाहिए सबको। अब आपका वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x, और ये तो कांस्टेंट हो गए, क्लियर है। और m1 इंटू m2 क्या है, ये क्या है, m1 m2 रूट्स हैं, m1 m2 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब रूट्स हैं तो उनका जो प्रोडक्ट है हमें क्या पता है, c अपॉन a होता है, यानी के स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब क्योंकि हम लोकस की बात कर रहे हैं तो h और k को हम अगेन रिप्लेस कर देंगे एक्स वाई के साथ, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये तो एक सर्कल का इक्वेशन आ गया, देखो, जिसका सेंटर क्या है, सेंटर इज ओरिजिन 0,0 और रेडियस क्या है, रेडियस r इक्वल्स टू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो यहाँ पे एक चीज समझो, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सबसे मेन चीज है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज है कि इलिप्स में क्या था हमारे पास, अगर इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो डायरेक्टर सर्कल क्या आता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपने क्या किया, बस बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया माइनस बी स्क्वायर के साथ, देखो यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर दो तो आपको डायरेक्टर सर्कल मिलेगा। क्लियर है, और कुछ इसमें फंडा नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे आता है, बट इक्वेशन बस याद कर लो। इलिप्स की याद है, रिप्लेस कर दो, जैसे नॉर्मल के लिए मैंने बताया आपको, सारे बी स्क्वायर को रिप्लेस कर दो माइनस बी स्क्वायर के साथ तो आ जाएगा। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगने वाला है। एक और बात, ये तो हो गया इस स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए क्या होगा, ठीक है, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉन्जुगेट अगर हाइपरबोला है, ठीक है, जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, उसके लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, उसके लिए डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल्स टू रेडियस की बस चेंज होगी, क्या होगी, -a² + b², ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये हाईलाइट और एक ये हाईलाइट, ठीक है, -a² + b² आपको याद करना है। तो एक टॉपिक था, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम हाइपरबोला हम हाइपरबोला को ख़त्म करेंगे। लास्ट लेक्चर में पूरा कंक्लूजन करेंगे, जितने भी अब मेन टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। आई होप आज जो हमने टॉपिक समझे, जैसे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं नॉर्मल, टेंजेंट से ज़्यादा बनते हैं, नॉर्मल से भी बनते हैं। ठीक है, ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन की आप क्या कर सकते हो, और भी रेफरेंस बुक का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।